से भाजपा का कैंडिडेट हूं। और मैं हल्का दक्षिणी से, साउथ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अमृतसर से। हल्का नॉर्थ से मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचा था, आज मेरी जीत हो। उम्मीदों के पूरा होने की आस के साथ शुरू हुई आज पंजाब में मतदान की सुबह। ये वो उम्मीदवार हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जनता है जो अपनी उम्मीदों को पूरा होने की आस में वोट डालने पहुंची है। कई बेरोजगार युवा हैं, उनको भी नौकरी वगैरह, गवर्नमेंट नौकरी थोड़े युवा चाहते हैं, तो काफी मुद्दे हैं। पंजाब में आज एक ही चरण में सभी 117 सीटों के लिए वोट डाले गए। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही जनता की लंबी कतारें देखने को मिली। न सिर्फ कतारें बल्कि चुनाव के अलग अलग रंग भी दिखाई दिए। पटियाला में मतदाताओं के लिए लाल कार्पेट बिछाया गया। पटियाला के जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं हूं, ये गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पर सजाया गया इस पोलिंग बूथ को, यहाँ पर फूल लगाए गए हैं और ये रेड कार्पेट यहाँ पर बिछाया गया है। लुधियाना में व्हील चेयर पर 90 साल की महिला वोट डालने पहुंची। तो लोकतंत्र का ये महापर्व चुनाव पंजाब में हम लोग मौजूद हैं और लुधियाना में एक विधानसभा क्षेत्र का जरा दृश्य देखिए। मेरे साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला हैं, इनकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन ये वोट डालने के लिए आई हैं। वोट जो इन्होंने डाला है उसका निशान। इनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, चलने फिरने में अक्षम है और इसी वजह से व्हील चेयर पर आई हैं। पंजाब में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद में आज सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपने क्षेत्र लंबी में मतदान किया। उनके बेटे और डिप्टी सीएम सुखबीर बादल भी सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंचे। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने चुनावी क्षेत्र पटियाला में सुबह मतदान किया। अमृतसर में कांग्रेस उम्मीदवार नवजोत सिद्धू ने भी मतदान किया। पंजाब में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी आज मतदान किया। सांसद भगवंत मान ने संगरूर में वोट डाला। इसके अलावा सेलिब्रिटीज में जालंधर में हरभजन सिंह और हंसराज हंस भी वोट डालने पहुंचे। पंजाब की 117 सीटों में से बीजेपी 23 सीटों पर और अकाली दल 94 सीटों पर चुनाव लड़ा है। वहीं कांग्रेस ने सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। नई नवेली आम आदमी पार्टी भी 112 सीटों पर लड़ रही है। गोवा में भी आज एक ही चरण में सभी 40 सीटों के लिए वोट डाले गए। यहां गुलाबी रंग से सजे दिखाई दिए पोलिंग बूथ। पहली बार मतदान केंद्रों में मतदान करने आई महिला युवा वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। पिंक पोलिंग स्टेशन सभी 40 विधानसभा सीटों या क्षेत्रों में बनाए गए हैं। जो युवा महिला वोटर्स जो पहली बार वोट देती हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये पहल की गई है। ये एक पिंक टेडी बियर और एक जो है ये पेन यहाँ पर इन सभी लड़कियों को मिलेंगे और ये चुनाव आयोग की तरफ से एक पहल है। यहाँ पर भी गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार दिगंबर कामत वोट डालते दिखे। पणजी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी अपना वोट डाला। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 250 उम्मीदवार आमने सामने हैं। बीजेपी ने 36 सीटों पर, कांग्रेस ने 37 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 39 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जिस तरह से ये गरम गरम समोसा इस वक्त इस तेल में दिखाई दे रहा है, गरम गरम तेल में तलते हुए, ऐसा ही कुछ हालत है यहाँ पर अभी चुनावी पार्टियों की, जो कि इस वक्त एक गरम माहौल में देखना ये है कि किसका स्वाद और किसका जायका ज्यादा अच्छा आएगा, यानी कि किस पार्टी की जीत होगी। पंजाब और गोवा दोनों राज्यों के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। नोएडा में 7 लाख लोगों से 3700 करोड़ की ठगी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ठिकाने लगा दिए गए 3000 करोड़। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन था वो भेदिया? किसने पहुंचाई ठगों तक छापे की खबर? नोएडा में हुए 3700 करोड़ की ठगी के मामले की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि उसकी जांच शुरू होते ही वो कौन था जिसने ठगी के आरोपी अभिनव मित्तल तक जांच की खबर पहुंचा दी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस को येस बैंक और एक्सिस बैंक की भूमिका पर शक है। पुलिस ने जब 1 महीने पहले जांच शुरू की तो अंदेशा है कि बैंक से ही अनुभव मित्तल को खबर लीक की गई। खबर लीक होने का नतीजा ये हुआ कि अनुभव मित्तल ने चुपचाप करीब 3000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट से कहीं और ट्रांसफर कर दिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं इस सारे गोरख धंधे में बैंक कर्मी भी तो नहीं मिले थे।
ये पैसे कहाँ गए? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इनकम टैक्स विभाग भी जांच में जुटा है। कल इनकम टैक्स की एक टीम ने आरोपी अनुभव मित्तल के हापुड़ के पिलखुआ में घर पर छापा मारा। अनुभव के माता पिता घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अनुभव की दादी घर पर थीं। उन्हीं से पूछताछ की गई। पता चला कि सिंडिकेट बैंक में अनुभव का एक लॉकर है। अब इस लॉकर की जांच के बाद ही पता चलेगा कि लोगों से ठगी गई रकम क्या इसमें भी रखी गई है। यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुआ कस्बे का रहने वाला अनुभव ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले ही वो बन गया जालसाजी का मास्टरमाइंड। कॉलेज के हॉस्टल से ही इसने एक वेबसाइट पोर्टल बनाकर अपना गोरख धंधा शुरू किया। पहले साल में केवल 7,000 का कारोबार करने वाले अनुभव मित्तल ने 6 साल में अपना जाल इतना फैला लिया कि उसके खाते में 3700 करोड़ रुपए आ गए। अनुभव ने कई वेबसाइट के जरिए सबसे पहले लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ा। इसके लिए लोगों से 5,750 से लेकर 57,500 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए। इस स्कीम में 5,750 रुपए देने पर एक दिन में 25 लाइक या क्लिक का मौका, यानी हर दिन 5 रुपए पर लाइक के हिसाब से 125 रुपए और हर महीने 3,750 रुपए मिलते थे। इसी तरह अधिकतम 57,500 रुपए देने पर हर दिन 125 लाइक यानी महीने में 18,750 रुपए मिलते। इस रैकेट से और लोगों को जोड़ने के लिए हर मेंबर को 2 और लोगों को मेंबर बनाने के लिए कहा जाता था। फिर नए बने मेंबर 2 और मेंबर बनाते थे। इस तरह चेन बनती जाती थी और लालच में लोग इस ठगी के खेल में जुड़ते चले गए, जिनके पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा है। ये किताब मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया महाराष्ट्र बोर्ड में 12वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाई जाती है। समाज शास्त्र की इस किताब के एक चैप्टर में दहेज प्रथा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें दहेज की कई वजहों में से एक वजह लड़की का कुरूप होना बताया गया है। ये किताब अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में है। अंग्रेजी में इसमें लिखा गया है कि अगर लड़की कुरूप या दिव्यांग हो तो उसकी शादी में बहुत दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में लड़के के घर वाले लड़की के परिवार से ज्यादा दहेज मांगते हैं। ऐसे में लड़की के माता पिता असहाय हो जाते हैं और लड़के के परिवार की मांग को पूरी करते हैं। यह दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र बोर्ड में ये किताब 3 साल पहले पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी, लेकिन हाल ही में अखबार और मैगजीनों ने इस विषय को उठाया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख मानते हैं कि इस विवाद से पहले ये सोचना चाहिए कि किताब में ये किस संदर्भ में लिखा गया है। मुझे ये लगता है कि ये जो विषय है डाउरी का, तो एक शिक्षक के तौर पर छात्र को ये बात उनको समझाना भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है शिक्षक की। लेकिन जिस तरह से उसको अभी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसको एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुल करके ये बात आप आगे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस विषय का अपना एक इतिहास भी है और उसके वजह जो है उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस विवाद के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि इस विषय को महाराष्ट्र बोर्ड के सामने रखा जाएगा और फिर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जब एबीपी न्यूज ने मुंबई विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं से पूछा कि किताब में दहेज के बारे में जो लिखा है क्या उसे हटाना चाहिए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे हिसाब से बुक में तो रहना चाहिए, क्योंकि बाकी जो पढ़ रहे बच्चे उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारा समाज क्या सोचता है, कैसे चल रहा है हमारे समाज की थिंकिंग क्या है, लोगों को पता चले। इसीलिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, क्योंकि वो है, हम उसको मना नहीं कर सकते है ना, हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 100% में से 2% भी जगह पे ऐसे होते हैं तो वो फैक्ट दिखाता तो है ना, तो वो रहना चाहिए। टीचरों के एक वर्ग का मानना है कि दहेज के बारे में ये वाक्य पढ़ने में भले ही लड़की के लिए अपमानजनक लगता है, लेकिन ये वाक्य समाज की हकीकत को दिखाता है। मम्मी मेरी प्यारी, हमारी इज्जत की सहायता करना, हमको इस नर्क में छोड़कर क्यों चली गई?
तुझे मालूम है हमारे साथ क्या क्या हो रहा? मम्मी, हमें लड़ने की शक्ति देना, हम पापा को मिटा सकें। मम्मी, तू आ जा, तेरी बहुत याद आ रही है। मम्मी हमारी प्यारी, हमारे हमेशा साथ रहना, हमारी रक्षा करना। तू आ जा मम्मी, मम्मी तेरे बिना हम अधूरे, तेरी याद आ रही है। ये लाइनें इन दो मासूम बच्चियों ने अपनी मर चुकी माँ के लिए लिखी हैं। माँ तक तो शायद ये लाइनें न पहुंच सकें, लेकिन सौतेले पिता की हैवानियत को बयां करने के लिए ये काफी हैं। मतलब हमारा को रोज दारू पिलाते थे, मारते थे रोज। मैं हमको गोलियां खिलाते थे, कभी कभी नशे की ऐसे। अच्छा, गोलियां भी खिलाते थे? तो और क्या कहते थे आपसे? और यूँ बोलते थे कि मतलब इधर उधर हाथ लगाते थे, तो हमने बहुत बार कहा था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, तो बहुत मारा था हमको, मारते थे। अच्छा, डराते भी थे आपको? घटना मध्य प्रदेश के देवास की है। 12 और 11 साल की इन दोनों मासूम बहनों की मां का 6 महीने पहले कैंसर की बीमारी से देहांत हो गया, तो सौतेले बाप मुकेश ने बड़ी बहन का शोषण करने की कोशिश शुरू कर दी। बच्ची ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, नशे की गोली खिलाकर भी रेप की कोशिश की, लेकिन दोनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पिता की धमकियों की वजह से अपना दर्द किसी से बताने से भी ये डर रही थी। ऐसे में घर के बाहर लगे टीन के पतरे पर अपना दर्द लिखा। एक दिन दोनों ने हिम्मत कर किसी अनजान को अपना दर्द सुनाया और उसने चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन कर दिया। बालिका अपनी दादी व पिता के साथ रह रही है ना, बालिका के साथ उसके पिता द्वारा उसके साथ गलत हरकत की जा रही है। मामला सामने आने के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों बच्चियों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। एक तरफ देश में करोड़ों रुपए बेटियों को बचाने और पढ़ाने की मुहिम पर खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ बेटियां अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस खबर के बाद अब अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के एम्स में पकड़ा गया है एक फर्जी डॉक्टर। जी हां, देश के इस जाने माने अस्पताल में ये फर्जी डॉक्टर, जिसे आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मरीजों को जल्दी इलाज करा देने का भरोसा देता था और इसके बदले पैसे भी ऐंठता था। अब ये फर्जी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें, इसके पास ना तो डॉक्टरी की डिग्री थी और ना ही इसे इलाज की ABCD ही पता थी। एम्स प्रशासन ने जब पूछताछ की तो पता चला कि इसके फर्जीवाड़े का खेल करीब 2-3 साल से यूं ही चल रहा था। पकड़े गए फर्जी डॉक्टर पर न सिर्फ मरीजों से पैसे लेने का आरोप लग रहा है, बल्कि मरीजों का इलाज करने का भी आरोप लग रहा है। हालांकि आपको बता दें, जो फर्जी डॉक्टर है ये इन सभी आरोपों से इनकार कर रहा है।